हेलो फ्रेंड्स। क्या आपने ये सोचा है कभी भी कि हम जो क्रिएट रिएक्ट ऐप को यूज करते हैं, अगर हमारे पास वो नहीं होती तो हम रिएक्ट ऐप को किस तरीके से क्रिएट करते? तो फ्रेंड्स, आज हम यही समझेंगे किस तरीके से हम स्क्रैच से एक ऐप को बना सकते हैं। इसके अलावा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे पैकेज जेसन क्या होता है, पैकेज लॉक डॉट जेसन क्या होता है, एनपीएम क्या होता है, बंडलर्स क्या होते हैं, वेबपैक, बेबल, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं फ्रेंड्स, जो कि आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए एंड आई होप आप भी होगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है, सारी चीजों को बिल्कुल डिटेल में समझते हुए। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एक एग्जिस्टिंग ऐप को देखते हैं रादर देन डायरेक्टली जंपिंग ऑन टू क्रिएटिंग अ न्यू ऐप। ऑल राइट, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक एग्जिस्टिंग ऐप थी जो मैंने पहले के किसी प्रोजेक्ट में बनाई थी, आपने देखी भी होगी। और इस ऐप में हमने क्या किया हुआ है, मैंने पैकेज डॉट जेसन को खोला हुआ है। ये एग्जैक्टली वैसी ही है जैसी हमको रिएक्ट से मिली है, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो ये आती है कि पैकेज डॉट जेसन क्या होती है। ये पैकेज डॉट जेसन बेसिकली एक जेसन फाइल है जिसमें हम अपने जो भी हमारी प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज है, डिपेंडेंसीज मतलब वो पैकेजेस जो कि हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर चाहिए, उसके हम वर्जन्स को मेंटेन करके रखते हैं। तो यानी कि अगर आप इसमें देखोगे तो देखो, रिएक्ट का वर्जन है, रिएक्ट डॉम का वर्जन है, ठीक है, ये इस तरीके की इसमें काफी सारी चीजें दी हुई है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ स्क्रिप्ट्स भी हैं, या ये सारी चीजें हैं, इसके बारे में हम क्या करेंगे, हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, तो अब इससे क्या होता है, इस ये पैकेज डॉट जेसन किसके काम आती है, ये पैकेज डॉट जेसन काम आती है हमारे पैकेज मैनेजर, जैसे कि हमारा जो एनपीएम होता है, तो उसके काम आती है। वो उसको क्या होता है कि यहाँ से एक तरीके से मैं बोलूंगी एक रेफरेंस मिल जाएगा कि कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हैं, उनके क्या क्या वर्जन है। एग्जैक्टली यहाँ से नहीं मिलेगा, ये भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो उसके काम आती है। एनपीएम क्या होता है, एनपीएम आपको पता ही होगा, एक पैकेज मैनेजर होता है जो कि हमारे जो भी पैकेजेस होती हैं, उसकी जो भी डिपेंडेंसीज होती हैं, उनको मैनेज करके रखता है। और वो डिपेंडेंसीज कहाँ जाती हैं, वो डिपेंडेंसीज हमारी यहाँ नोड मॉड्यूल्स में स्टोर होती हैं। अब आप ये सोच रहे होगे कि डिपेंडेंसीज तो सिर्फ इतनी सी हैं और नोड मॉड्यूल्स देखो कितने ज्यादा बड़े हैं। तो बेसिकली इसका क्या काम होता है, जो एनपीएम जो मैनेज करता है वो ये करता है कि इन पैकेजेस को तो वो इंस्टॉल करेगा ही करेगा, इन पे डिपेंडेंट जो भी डिपेंडेंसीज होगी उसको भी इंस्टॉल करेगा, उन डिपेंडेंसीज पे कुछ और भी डिपेंडेंट होगा तो उसको भी इंस्टॉल करेगा। यानी कि जो भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेगा उसकी पैकेज डॉट जेसन को चेक करता जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये बेबल जेस्ट है फॉर एग्जाम्पल, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो देखो, इसका भी एक अपना पैकेज डॉट जेसन है पूरा का पूरा, जिसमें काफी सारी डिपेंडेंसीज, ठीक है, इस तरीके की डेप डिपेंडेंसीज ये सब दी हुई है। इसका भी अपना एक नोड मॉड्यूल्स है, राइट। तो इसकी वजह से ही ये काफी बड़ा होता जाता है, ठीक है। अब इसको देख के हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन और आता है, वो क्वेश्चन ये है कि ये डिपेंडेंसीज तो ठीक है, लेकिन ये जो कैरेट है इसके आगे जो लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं कैरेट। इसका क्या यूज है, ये क्या चीज है, ठीक है। और पैकेज डॉट जेसन तो समझ में आ गई, लेकिन ये पैकेज लॉक डॉट जेसन क्या चीज है ना। तो दोनों को समझते हैं। सबसे पहले आते हैं कैरेट के ऊपर। तो देखो, दो तरीके के सिंबल्स होते हैं, एक कैरेट होता है और एक होता है हमारा ये टिल्डे करके होता है, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला डिफरेंस इसमें तो होता है, ये क्या करेगा, देखो आपको डिपेंडेंसीज का पता है, ये हमारी मेजर डिपेंडेंसी है, ये हमारी माइनर डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो ये क्या अलाउ करेगा, अगर मैंने ये टिल्डे लगाया हुआ है तो ये मुझे अलाउ करेगा कि इस डिपेंडेंसी के, यानी कि माइनर डिपेंडेंसी के एक वर्जन आगे होने से पहले तक जो भी डिपेंडेंसीज आती जाएंगी मैं उनको इंस्टॉल कर लूँ, ठीक है। भले ही मेरा यहाँ पे 2.1.4 लिखा है, लेकिन कल को मेरा 5 आया, 6 आया, यानी कि 2.2.0 से पहले जो जो भी आया उस सबको इंस्टॉल करने का ये मुझे अलाउ करेगा, ठीक है। और कैरेट का काम क्या होता है, कैरेट का काम होता है कि अगले मेजर वर्जन से पहले, यानी कि 2 पॉइंट है तो मतलब 3, ये 2 पॉइंट है ना, तो 3 पॉइंट से पहले जो जो डिपेंडेंसी इस वर्जन के साथ कंपैटिबल है उन सबको इंस्टॉल करना अलाउ कर दे। ओके, इतना समझ में आ गया। अब पैकेज लॉक डॉट जेसन का क्या काम है, उसका यही काम है। देखो यहाँ तो सिर्फ 2.1.4 मिल रही है, लेकिन कल को जब आपने npm इंस्टॉल किया, यानी कि अपने पैकेजेस को इंस्टॉल किया, कमांड तो शायद आपको पता ही चल गई होगी, अभी तक npm इंस्टॉल होती है, ठीक है। तो जब आपने उन पैकेजेस को इंस्टॉल किया तो ऐसा हो सकता है कि 2.1.5 रिलीज हो गया हो जो 2.1.4 के साथ कंपैटिबल भी हो, या 2.2.4 रिलीज हो गया हो जो इसके साथ कंपैटिबल भी हो, और उसको npm इंस्टॉल कर ले। लेकिन अब अगली बार जब कोई हमारे इस प्रोजेक्ट के फोल्डर को लेगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि हमने 2.2.4 इंस्टॉल करी हुई थी लास्ट टाइम।
उसका काम हमारा पैकेज लॉक डॉट जेसन करता है। यानी कि वो डिपेंडेंसीज जो एक्चुअल में प्रोजेक्ट में इंस्टॉल्ड है वो सारी की सारी पैकेज लॉक डॉट जेसन में रहती है ना? कितनी इंटरेस्टिंग चीज है फ्रेंड्स। आपको अगर डायरेक्टली जंप करना है क्रिएट रिएक्ट ऐप बनाने के लिए तो वो आप वीडियो आगे स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं हर एक चीज को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताना चाहती हूँ। एंड होपफुली आपको भी ये सब सुनने में मजा आ रहा होगा, समझने में। ओके, तो चलिए, अब ये तो समझ में आ गया कि भाई पैकेज डॉट जेसन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से क्या क्या डिपेंडेंसीज इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले देखो, ये वाली तो हमारी टेस्टिंग लाइब्रेरीज हैं जो कि हमारी रिएक्ट यूनिट टेस्टिंग के लिए यूज होती हैं। आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम उसको स्किप करते हैं, ठीक है। अब हमारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है रिएक्ट, रिएक्ट डॉम, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स को हटा दो अभी। और ये वेब वाइटल्स हमारी साइट की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए यूज होते हैं, तो वो भी अभी आपके इतने काम का नहीं है, ये हमें एक एक्स्ट्रा चीज मिल गई, अच्छी बात है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, मैं एक दूसरा प्रोजेक्ट फोल्डर खोल लेती हूँ। मैंने क्या किया है, मैंने एक एम्प्टी फोल्डर बना लिया है माई रिएक्ट ऐप के नाम से, सिर्फ एम्प्टी, कुछ नहीं है, बस एक फोल्डर बनाया है, आप भी वही बना लेना, ठीक है। और उस फोल्डर को मैं यहाँ पे खोल लेती, यहाँ पे हमने इस माई रिएक्ट ऐप को ओपन कर लिया, आप देख लो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने टर्मिनल खोला। अब इस टर्मिनल में हम क्या करेंगे, अब हमें सबसे पहले अपनी खुद की पैकेज डॉट जेसन क्रिएट करनी है। उसको क्रिएट करने का क्या कमांड होगा, npm init। ओके, अब ये मेरी पैकेज डॉट जेसन बना रहा है, ये पूछ रहा है कि इस पैकेज का क्या नाम है, इसका नाम है माई रिएक्ट ऐप। ओके, अगले पे गए, वर्जन, हाँ ठीक है 1.0.0, ये मैं लिख दूंगी माई रिएक्ट ऐप फ्रॉम स्क्रैच। ओके, अगले पे आ गए एंट्री पॉइंट, इंडेक्स और जेएस, टेस्ट कमांड कुछ नहीं है, गिट रिपोजिटरी, अब ये सब ठीक है, इग्नोर करना आप। ऑथर भी मैं अपना नाम लिख दूंगी, आप अपना अपना नाम लिख सकते हो, जो भी आपका दिल करे। लाइसेंस ठीक है, ये सही है, यस, वाई, एंटर, और हमारी पैकेज डॉट जेसन एक बेसिक सी तैयार हो गई यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, अभी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, डिपेंडेंसीज को हम अभी इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो हमने कौन कौन सी डिपेंडेंसीज देखी थी वहां पे, हमने दो डिपेंडेंसीज देखी थी, एक थी रिएक्ट, एक थी रिएक्ट हाइफन डॉम, ठीक है। तो क्या करेंगे, npm इंस्टॉल रिएक्ट। ओके, ये इंस्टॉल हो गई, ठीक है। आप इसको इंस्टॉल की जगह आई भी लिख सकते हो शॉर्टकट में, आई रिएक्ट डॉम। ओके, तो रिएक्ट क्या करेगी, हमारे बेसिक रिएक्ट के फंक्शनैलिटी फीचर प्रोवाइड करेगी, और रिएक्ट डॉम क्या करेगी, हमारे रिएक्ट डॉम के मतलब हमारे रिएक्ट डॉम का एक्सेस देगी हमको हमारे प्रोजेक्ट में, ठीक है। इसके बारे में भी हम आगे समझेंगे। चलो, तो ये हमारा एक इनिशियल स्टेप का सेटअप हो गया। अब इसके अलावा देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं वहां पे। इसके अलावा हमारी एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल है, ठीक है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल का क्या रोल है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल का रोल ये है कि यहाँ ये हमारी मेन एच टी एम एल फाइल है, जहां पे हमारे प्रोजेक्ट का रूट कंपोनेंट प्रेजेंट होगा। रूट कंपोनेंट क्या होता है, वो एक कंपोनेंट होगा या वो एक डिव होगा जिसके अंदर हमारी पूरी ऐप रेंडर हो रही होगी, ठीक है ना। तो आपने अगर कभी नोटिस किया हो तो सारे जो हमारी पूरी रिएक्ट ऐप होती है उसका जो रैपर होता है वो ये रूट एलिमेंट होता है, ठीक है। तो हमें क्या है, हमें इस रूट एलिमेंट को बनाने की जरूरत है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बना लेते हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अब ये शायद आपको पता होगा, यहाँ पे इसको करके और टैब प्रेस करेंगे तो आपकी एक बेसिक सी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बन जाती है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक डिव बनाना है जिसका आईडी होगा रूट। तो ये हमारा एक बेसिक सा डिव बन गया जिसका आईडी है रूट। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका एक एंट्री पॉइंट होता है वो होता है हमारा इंडेक्स डॉट जेएस, जो कि इस रूट एलिमेंट को एक्सेस करता है और उसके अंदर हमारे पूरे ऐप को रेंडर करवाता है। ओके, फिर देखते हैं, चल के देखो, यहाँ पे जब हम गए इंडेक्स डॉट जेएस, यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे, देखो इसने क्या क्या करा हुआ है, यहाँ पे इसने सबसे पहले रूट को क्रिएट करा हुआ है। अब पहले इसको समझते हैं क्या क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, ये हमारा एक रिएक्ट डॉम हमें मिली हुई है लाइब्रेरी से, यहाँ पे रिएक्ट डॉम ये क्या कर रहा है, क्रिएट रूट यूज कर रहा है। अब सबसे पहले देखते हैं क्रिएट रूट क्या होता है। क्रिएट रूट होता है हमारा जो रिएक्ट है उसकी रूट क्रिएट करने के लिए हमें रिएक्ट ने एक मेथड दिया हुआ है क्रिएट रूट, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं क्या होता है, रिएक्ट, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में जाके चेक करोगे तो रिएक्ट के रिएक्ट क्रिएट रूट क्या है, ये रिएक्ट क्रिएट रूट, यहाँ पे देखो
मैंने भी बोला था ना, लेट्स यू क्रिएट अ रूट टू डिस्प्ले रिएक्ट कंपोनेंट्स इनसाइड ब्राउजर डॉम नोड। ठीक है, रूट में ऑप्शन है, हमें डॉम नोड देनी है और कुछ हमें ऑप्शंस देने हैं, आप पढ़ लेना जाके क्या ऑप्शंस होते हैं वो। ठीक है ना। और फिर इसको किस तरीके से क्रिएट करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये आपको थोड़ा सा क्रिएट रूट का समझ में आ गया होगा। और अब आ जाते हैं भाई ये रिएक्ट डॉम पे। रिएक्ट डॉम क्या है? रिएक्ट डॉम एक पैकेज होता है जो कि हम एफिशिएंटली हमारी जो प्रोजेक्ट है उसकी एचटीएमएल को मैनेज करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हमारा एक टॉप लेवल हायरार्की पे एक मेथड रहता है जो कि हमें काफी सारे अलग अलग मेथड्स प्रोवाइड करता है हमारे डॉम को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गए। ये स्ट्रिक्ट मोड वगैरह जो है इसको आप थोड़ा भी स्किप कर सकते हो। ये बेसिकली हमारी लाइक जैसे जावास्क्रिप्ट स्ट्रिक्ट मोड होता है वैसे ही है कुछ, कि लाइक आपको कुछ वार्निंग्स दे दे या फिर कुछ भी आपके एरर्स हैं वो आपको बता दे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम अपने इंडेक्स डॉट जेएस में इन दोनों को सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे आती हूँ और मैंने बना लिया इंडेक्स डॉट जेएस, इन दोनों को हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हम बना लेंगे कॉन्स्ट रूट इज इक्वल टू रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट। ठीक है, ये आ गया। ये जो मेरा कोड आगे लिखा हुआ आ रहा है, ये मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल करा हुआ है उसकी वजह से आ रहा है। तो आपको चाहिए तो आप उसको वैसे यूज मतलब आप खुद से कोड लिख सकते हो या फिर प्लगइन में आपको बता दूंगी उसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया हमारा गेट एलिमेंट बट आईडी रूट को हमने एक तरीके से इसको हमने क्रिएट रूट कर दिया। अब इसके अंदर हम क्या रेंडर करेंगे? इसके अंदर अब जो हमारा एक्चुअल एंट्री पॉइंट है, यानी कि आपने देखा होगा कि हम ऐप डॉट जेएस से शुरू करते हैं, वो आपने पक्का देखी होगी अभी तक। तो वो क्या है हमारा, वहीं से हम शुरू कर रहे हैं और उस ऐप डॉट जेएस के अंदर ही हम सारा कुछ रेंडर कर रहे हैं, यानी कि जो भी चीजें आ रही है उस ऐप डॉट जेएस के अंदर जा रही हैं। तो यहां से हमको रिएक्ट रूट में जो हमको रेंडर करवानी है वो अपनी ऐप डॉट जेएस करवानी है। अब मैं ऐप डॉट जेएस नहीं नाम रख रही, मेरे को नाम रखना है माई फाइल डॉट जेएस। ओके, और इसका नाम हम कैसे करेंगे, कॉन्स्ट माई फाइल इज इक्वल टू, आपको मैंने बताया ही था फंक्शनल कंपोनेंट कैसे बनते हैं। यहाँ पे हमने रिटर्न लगा दिया और मैंने दे दिया एक डिव ही दे देते हैं। ओके, यहाँ पे एक डिव दे दिया और यहाँ पे लिख देते हैं हेलो फ्रॉम माई फाइल। ओके, ये हो गया। और इसको कर देते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट माई फाइल। ऑल राइट, ये आ गया। अब हमने सिंपली इसको यहाँ जाके इंडेक्स डॉट जेएस में हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट माई फाइल फ्रॉम माई फाइल। ठीक है, अब आ जाएंगे यहाँ पे रूट डॉट रेंडर और यहाँ पे आ जाएगी हमारी माई फाइल। ओके, सॉरी ये हमने ना गलत कर दिया, इसको हमें ऐसे करने की जरूरत है। ओके, अब ये हमारा यहाँ पे देखो, अब ये इस तरीके से आ गया, पूरा रूट डॉट रेंडर आ गया, माई फाइल हमारी यहाँ पे रेंडर हो गई। तो इतना तो हमने कर लिया, लेकिन अब आप क्या सोच रहे हो कि क्या हमारी ऐप चलने के लिए रेडी है या फिर क्या हम अभी इसको चला सकते हैं? नहीं, हम इसको नहीं चला सकते। क्या प्रॉब्लम्स है? काफी सारी प्रॉब्लम्स है। सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होगा कि नॉर्मली अगर हम टाइप स्क्रिप्ट या कुछ इस तरीके की चीजें लिखते हैं तो हमें चाहिए होता है कि जैसे हमें चाहिए होता है एक ट्रांसपाइलर। ट्रांसपाइलर क्या करेगा, देखो ब्राउजर जो है, ब्राउजर को ये सब एडवांस चीजें समझ नहीं आ रही है, ब्राउजर को सिर्फ समझ में आती है जावास्क्रिप्ट। और अगर ब्राउजर को जावास्क्रिप्ट समझानी है तो हमें वो जो कोड है उसको जावास्क्रिप्ट में कंपाइल या ट्रांसपाइल करके देना पड़ेगा। वो वाला काम हमारा कौन करता है? वो वाला काम हमारा करता है बेबल। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? बेबल, जो कि क्या है हमारा ट्रांसपाइलर। ठीक है, इसके अलावा हमें और क्या चाहिए? हमें एक चाहिए हमारा बंडलर, यानी कि एक ऐसी पैकेज जो कि हमारे इस सारे एप्लीकेशन को एक बंडल अप कर दे। ओके, बंडल अप करके उसके बाद क्या होगा, हमारे को बहुत सारे उससे फायदे मिलेंगे। जैसे हमें प्रोडक्शन रेडी बिल्ड मिल जाएगी, हमारा जो कोड है वो मिनिफाई हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट काम, वो बंडलर क्या करेगा, एक तरीके से एक हायरार्की मान लो या फिर एक ग्राफ मान लो, उसको क्रिएट करेगा फ्रॉम हमारा एंट्री पॉइंट जो कि हमारा ऐप डॉट जेएस है, वहां से कौन सी चीज कहाँ से किससे कैसे कनेक्टेड है, वो सब कुछ करने का काम भी हमारा बंडलर करेगा। तो बंडलर कौन कौन से हो सकते हैं? वेब पैक हो सकता है, पार्सल हो सकता है, या और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे बंडलर्स हो सकते हैं। तो हमें इन सारे बंडलर्स की भी जरूरत है। ठीक है, तो वो भी हम यूज करेंगे। फ्रेंड्स, एक चीज और मैं बीच में बताना चाहूंगी, इस सबसे ही रिलेटेड है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो ये है कि रिएक्ट जो है वो एक लाइब्रेरी क्यों है और फ्रेमवर्क क्यों नहीं है?
तो उसके बारे में भी मैं एंड में आपको बताऊंगी। अगर आपको सुनने का मन है एंड तक बने रहना, और 2-3 मिनट और लगेंगे तो उसको हम फटाक से कवर कर लेंगे इसी के अंदर। ओके, थोड़ा सा लंबा वीडियो है बट आप देखो तो आपको बहुत नॉलेज मिलेगी इस वीडियो से। ओके, तो ये होते हैं हमारे बंडलर्स। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये बंडलर्स को भी इंस्टॉल करने की जरूरत है। अब इसमें सिर्फ एक चीज नहीं होती है, कई सारी होती है, तो मैंने कमांड्स लिख के रखी हुई हैं, मैं पेस्ट कर दूंगी और आपको समझा देती हूँ। ओके, तो अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे, थोड़ा सा और बड़ा करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसको क्लियर कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ये कमांड लिखेंगे npm install save dev babel core babel loader। ये मैं सब आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगी, आप वहां से ले लेना। अब आप देखो, ये जो बेबल कोर है ये हमारे कोर बेबल के लिए पैकेज है, ठीक है। बेबल लोडर जो है वो है कि हमारा जो भी ES6 की इनकम्पैटिबिलिटी है पुराने ब्राउजर्स के साथ या किसी के साथ, उसको हैंडल करेगा। और ये प्रीसेट रिएक्ट जो है ये बेसिकली हमारा JSX को मैनिपुलेट करेगा। अब यहाँ फिर से दो क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक आता है कि ये सेव डेव क्या है, और दूसरा आता है कि JSX का क्या इसमें मतलब क्या JSX का रोल है, या क्या सब क्यों कर रहा है वो JSX के साथ ऐसा, उसको क्यों कंपाइल कर रहा है। तो देखो, सेव डेव होता है हमारी डेव डिपेंडेंसी के लिए। अभी तक देखो यहाँ पे जो ये आ रहा है ये होती है हमारी डिपेंडेंसीज, सॉरी ये होती है हमारी डिपेंडेंसीज। जो सेव डेव होता है वो हमारी डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज क्रिएट करता है, यानी कि वो डिपेंडेंसीज जिनकी जरूरत हमें डेवलपमेंट के टाइम पे कोड में पड़ती है। तो हमें बेसिकली इस कोड को ट्रांसपाइल करना है, और हमारा जो एंड बंडल होगा बनके वो हमारा सीधे प्रोडक्शन में चला जाएगा। तो वो तो वहां पे हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसे एज अ डेव डिपेंडेंसी यूज कर रहे हैं। अब JSX क्या है, देखो JSX जो होता है वो रिएक्ट से अलग है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ रिएक्ट, इट्स डिफरेंट फ्रॉम रिएक्ट। JSX जो होता है वो हमारा एक HTML टाइप का सिंटेक्स होता है, विच लुक्स लाइक HTML बट इट इज नॉट एग्जैक्टली HTML। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारे ईज ऑफ राइटिंग कोड के लिए रिएक्ट ने हमको प्रोवाइड किया हुआ है। अदरवाइज रिएक्ट में खुद में कोड लिखना हमारे लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता, तो उस JSX को भी मैनिपुलेट करके और ट्रांसपाइल करने की जरूरत होती है, तो उसका काम हमारा ये प्रीसेट रिएक्ट वाला पैकेज करेगा। ठीक है, तो अब इसको हम सारे को इंस्टॉल कर लेते हैं। और अगर हम यहाँ पे आप जाके पैकेज डॉट जेसन चेक करोगे तो यहाँ पे देखो आपकी डेव डिपेंडेंसीज में ये 3 डेव डिपेंडेंसीज आ गई। सिमिलरली हम वेब पैक को इंस्टॉल कर लेते हैं। ये वेब पैक भी एज हमारी डेव डिपेंडेंसी ही सेव होगा। ठीक है, इसमें हमारा वेब पैक है, वेब पैक CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस आपको पता ही होगा। ये डेव सर्वर जो कि हमारे डेव पे मतलब एज अ डेव सर्वर एक्ट करेगा डेव पे एप्लीकेशन को रन करने के लिए। ठीक है, अब इसमें हम आ जाते हैं, अब हमें इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स भी बनानी पड़ेंगी। ठीक है ना, तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स कैसे बनेंगी, एक फाइल में यहाँ पे बना लो। देखो एक चीज मैं आपको और सिखाती हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग, अगर आपको कोई भी फाइल यूनिक्स या बैश पे बनानी है ना, तो आप ऐसे भी बना सकते हो, touch.babelrc। ठीक है, ये भी आपकी एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। आप देखो यहाँ आ गई ना, और ये हमारी इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। ठीक है, अब आपको फ्रेंड्स मैं इन सब में भी बहुत इन डेप्थ में नहीं बता पाऊंगी, तो आपको अगर काफी इंटरेस्ट है इस सब के बारे में कि क्या कॉन्फ़िगरेशन है कैसे चल रही है, तो आप इसके बारे में जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, अब हम दूसरी फाइल बना देते हैं, touch-webpack.config.js। तो ये हमारी वेब पैक कॉन्फ़िग फाइल बन गई। ठीक है, और ये सारी कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने लिख के रखी हुई है, तो मैं जस्ट पेस्ट कर देती हूँ। मैं आपको हल्का सा ओवरव्यू दे देती हूँ, सारा तो नहीं बता पाऊंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो, एक हमने ये HTML वेब पैक प्लगइन है जो हमें यूज करना है, जो कि हमारी इजीली एक हमारी HTML फाइल क्रिएट कर देगा। ये भी हमने इंस्टॉल नहीं करा है, अभी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एंट्री पॉइंट क्या है हमारा, index.js है। आउटपुट यानी कि जो हमारी प्रोडक्शन रेडी बिल्ड होगी उसके लिए एक डिस्ट फोल्डर बनाएगा, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ठीक है, उसमें स्टोर करेगा। फाइनल जो फाइल बनाएगा उसका नाम होगा bundle.js, हमने दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारी टेम्पलेट हमें index.html से लेनी है। ठीक है, ये सारी चीजें, आप लोडर हमें कौन सा यूज करना है, बेबल लोडर यूज करना है, नोड मॉड्यूल्स को हमें एक्सक्लूड करना है इसमें से। ठीक है ना, तो ये इसके बारे में आपको और पढ़ना है तो और भी पढ़ लेना। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस HTML वेब पैक प्लगइन को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ये कमांड है मैंने जो लिखी है, को क्लियर कर लेते हैं फिर दिखाती हूँ। ये देखो, अब देखो HTML वेब पैक प्लगइन तो हमें चाहिए, हमने एक वेब पैक मर्ज भी रखा है। बेसिकली क्या है कि ये तो हमारी एक जनरल कॉन्फ़िग फाइल है, बट मुझे मेरे डेवलपमेंट मोड और प्रोडक्शन मोड के लिए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन फाइल चाहिए, जिससे मैं उसको बिल्कुल सेग्रीगेटेड रख सकूं। तो उसको, उस फाइल का बेस कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगा, वो जो प्रोडक्शन और डेवलपमेंट मोड की फाइल्स होंगी वो इसको एक्सटेंड करेंगी। ठीक है, तो उसके लिए हम इस मर्ज का यूज करते हैं पैकेज का, तो हम ये भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हमने फिर से इसको इंस्टॉल कर लिया। अब आप फिर से एक बार चाहो तो देख लो, पैकेज.json में देखो ये सारी डिपेंडेंसीज एज अ डेव डिपेंडेंसीज आ चुकी है, और ये हमारी एक्चुअल डिपेंडेंसीज है। एक्चुअल डिपेंडेंसीज वो होती है जो हमारे
प्रोजेक्ट को जिनको जरूरत होती है रन टाइम पे भी, तो जो डिपेंडेंसीज हमारे लिए मतलब पूरे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए सक्सेसफुली यूज होती है वो डिपेंडेंसीज है, और जो सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम पे जरूरी है वो डेव डिपेंडेंसीज है। ओके, तो अब हम बना लेते हैं दो और फाइल्स, है ना। अब फिर से कर लेते हैं टच वेबपैक डॉट डेव डॉट जेएस, है ना, और एक बना लेते हैं prod डॉट जेएस। अब देखो ये हमारी dev डॉट जेएस की कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें हमने वही किया है, मर्ज को पहले ले लिया, उसके बाद हमने कॉमन फाइल इसको ले लिया, उसके बाद हमने इसको मर्ज किया कॉमन के साथ, मोड दे दिया डेवलपमेंट, डेव सर्वर में हमने पोर्ट वगैरह भी स्पेसिफाई कर दिया। अब आ जाते हैं हम prod वाली फाइल में। तो बेसिकली prod वाली फाइल में हमको इतनी सारी चीजों की जरूरत तो नहीं है, लेकिन इसको डाल देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्शन, और डेव टूल आ जाएगा ये, लाइन मैप, सॉरी सोर्स मैप, ठीक है। और ये डेव सर्वर की तो हमको जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये डेव सर्वर की डेवलपमेंट में जरूरत होती है। तो ये हमारी रेडी हो गई। अब बेसिकली सवाल आता है, अब देखो, अब मेरे हिसाब से हमने सब कुछ कर लिया है, हमारी सारी चीजें आ गई, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें सब कुछ आ गया। अब इसको चलाते हैं। तो चलाना कैसे है, npx webpack सर्व, ठीक है, सर्व फॉर डेवलपमेंट मोड। ओके, कॉन्फ़िग, हमें कॉन्फ़िग क्या देनी है, webpack डॉट डेव डॉट जेएस। क्या आ गया, एड्रेस ऑलरेडी इन यूज, यानी कि हमारा जो 3000 है वो ऑलरेडी इन यूज है। ठीक है, तो ये एरर्स भी आप देखो, आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, 4 दे देते जस्ट टू गेट सेफ साइड, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें चलाती रहती हूँ, तो 1 और 2 भी ऑक्यूपाइड होंगे मेरे हिसाब से। तो और फिर से चलाते हैं। देखो यहाँ पे ये आ गया हेलो फ्रॉम माई फाइल, यानी कि जो हमने लिखा था वो हमारा एज इट इज आ ही गया। हेलो फ्रॉम माई फाइल हमने यहाँ पे लिखा था, माई फाइल में कहाँ गए हम, हेलो फ्रॉम माई फाइल। तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने अपनी रिएक्ट ऐप को क्रिएट कर लिया है। ठीक है ना, तो कैसे करते हैं आपको समझ में आ गया। ये सारी चीजें होपफुली आपको समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आया तो बेबल वेबपैक इस सब के बारे में आप थोड़ा सा जाके पढ़ लेना। ठीक है, अब मैंने जब ये किया ना तो मुझे लगा यार ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है, मतलब इतनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स क्रिएट करो, इतना सारा ये सारा कुछ क्रिएट करो, तो इससे कैसे काम चलेगा मेरा। तो ये मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगी। तो फिर मैंने सोचा कि इसका दूसरा क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो दूसरा जो मैंने आपको इनिशियली बताया था बंडलर, यानी कि अगर हम पार्सल को यूज करने की कोशिश करते हैं तो ये जो हमारी प्रोसेस है ये हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले, पार्सल को यूज करने से पहले, मैं भूल गई, सॉरी, मैं आपको एक बार इसकी प्रोडक्शन बिल्ड भी बना के दिखाना चाहूंगी। ठीक है, और मुझे आपको एक सेकेंड, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे अगर हम सर्व हटा देंगे, सर्व हटा देंगे, तो यहाँ देखो ये एक डिस्ट फोल्डर ऐड हो गया, इसमें हमारी बंडल डॉट जेएस आ गई जो हमने स्पेसिफाई की थी, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल भी आ गई जो हमने स्पेसिफाई की थी, है ना। तो ये हमारी इसने फाइल्स बना दी, और यहाँ पे अब हमारा सारा का सारा कोड आ गया। ठीक है, एक चीज और थी फ्रेंड्स जो कि मैं आपको बताना भूल गई, वो थी हमारी ये जो स्क्रिप्ट्स होती हैं। ये क्यों होती है, स्क्रिप्ट्स होती है कि हम इजीली अपनी कमांड्स को यहाँ पे चला सके, अपनी ऐप को चला सके, हमें बार बार इतनी कॉम्प्लेक्स कमांड्स को यहाँ पे ना लिखना पड़े। तो जैसे अगर मुझे अपनी ऐप को स्टार्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, और हाँ आप ये भी सोच रहे होगे कि एनपीएक्स क्या है। एनपीएक्स होता है फ्रेंड्स, जैसे एनपीएम होता है हमारा डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने के लिए, वैसे ही एनपीएक्स होता है हमारा चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जैसे इस एनपीएक्स ने इस वेब पैक को एग्जीक्यूट किया, इसलिए हमने यहाँ पे एनपीएक्स यूज किया है। अब इसको देखो स्क्रिप्ट में कैसे करेंगे, ये टेस्ट की हटा दो, मेरे को नहीं चाहिए अभी टेस्ट की स्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे स्टार्ट, लिख देते हैं इसका नाम। ठीक है, और स्टार्ट में हमारी ये चलेगी। ठीक है, दूसरी का नाम हम लिख देते हैं बिल्ड, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्शन वाली बिल्ड है वो हमारा बिल्ड करने के लिए यूज हो रही है। ठीक है, तो ये आ गया, देखो मैंने बोला था ना सर्व हमारा डेवलपमेंट के लिए होता है, तो सर्व को हमने यहाँ से हटा दिया, और बाकी जो मेरा प्लगइन था उसने सारा अपने आप ही ले लिया। ठीक है, अब फिर से चला के देखते हैं। यहाँ पे देखो npx स्टार्ट, सॉरी npm स्टार्ट। ओके, ये देखो चल गया ना। सिमिलरली आप npm बिल्ड करोगे तो वो भी चल जाएगा। खैर, आगे बात कर रहे थे फ्रेंड्स हम पार्सल की, कि पार्सल को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, हम अपने पार्सल वाले, सबसे पहले हम पार्सल की डिपेंडेंसी को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसकी क्या कमांड होगी, npm इंस्टॉल सेव डेव पार्सल बंडलर, यानी कि हमने अपने पार्सल बंडलर को यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, अब पार्सल जो हमको मिलेगा उसकी हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन ऐसा जब भी नहीं देनी, और उसमें बेबल हमको ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड ही मिलेगा। ठीक है, तो हम
यहाँ से हमारे लिए जो पार्सल है उसको यूज करना बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, अब पार्सल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें पार्सल को यूज करने के लिए यहाँ पे हमको एक स्क्रिप्ट टैग देना पड़ेगा, जिसमें हम इसकी एसआरसी मतलब index.js को हम स्पेसिफाई करेंगे कि ये हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल है यहाँ पे यूज करने के लिए। तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्रिप्ट एसआरसी इज इक्वल टू index.js, है ना। और फिर अब इसको यूज करने के लिए फिर से करेंगे npx पार्सल index.html। ओके, तो यहाँ पे देखो इसने ये बिल्ड बना दी 1.85 सेकंड में, यहाँ पे इसने ये दे दिया और इसने हमको लोकल होस्ट 1234 पे भी हमारा कोड चल रहा है। आपको यकीन नहीं है, मैं माई फाइल में जाके फिर से चेंजेस कर देती हूँ थोड़े से, तो आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये सब ये हो गया ना। अब देखो ये जो फीचर है ना, आपने देखा, इसको बोलते हैं HMR यानी कि हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट, यानी कि इमीडिएटली इसने क्या किया कि जो भी इसको चेंजेस मिले इसने इमीडिएटली रिफ्लेक्ट कर दिए। ये सिर्फ पार्सल नहीं कर रहा है, ये वेब पैक भी करता है, तो यानी कि सारे बंडलर्स में प्रेजेंट है। तो यानी कि बंडलर का एक काम ये भी है। ठीक है, पार्सल से हमको क्या बेनिफिट मिल रहा है, पार्सल में आप देखो यहाँ पे कैश फोल्डर भी बन गया। तो बेसिकली पार्सल ने क्या किया कि पिछली वाली बिल्ड को कैश कर दिया, जिससे कि अगली वाली बिल्ड बनाने में और टाइम ना लगे दोबारा से। तो पार्सल से हमको एक ये भी बेनिफिट मिल गया है। अब सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे अगर आप चाहो तो पैकेज डॉट जेसन में जाके इस कमांड को रिप्लेस भी कर सकते हो। यहाँ पे जैसे वेब पैक वाली की जगह हम इस पार्सल की कमांड को भी लिख सकते हैं, है ना। तो इससे हमारी पार्सल की कमांड चल जाएंगी। और सिमिलरली अगर आपको प्रोडक्शन वाली कमांड चलानी है तो यहाँ पे npx पार्सल के साथ साथ बस आप बिल्ड भी लिख दो, npx पार्सल बिल्ड index.html। अगर आप करोगे तो फिर आपकी एक प्रोडक्शन बिल्ड भी रेडी हो जाएगी। तो इसको चला के देख लेना एक बार कैसे चल रही है, कैसे यूज हो रही है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब फ्रेंड्स आपको पता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट मैं 2 से 3 मिनट और लूंगी आपके इस चीज के बारे में, आगे हम इस बारे में बात करने के लिए कि रिएक्ट एक लाइब्रेरी क्यों है और एक फ्रेमवर्क क्यों नहीं है। देखो, फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क होता है कि हमारी एक तरीके से फाउंडेशन, एक बेस जिसपे हम अपने पूरे ऐप को खड़ा करते हैं। फ्रेमवर्क का एक अपना एनवायरनमेंट होता है, एक अपना सेटअप होता है, उसी के अंदर जाके हमें उस फ्रेमवर्क में काम करना होता है और तभी हमारी ऐप क्रिएट होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हम रिएक्ट में भी कर रहे हैं भाई, ये जो हमने इतना सारा कुछ बनाया और इतना सारा कुछ क्रिएट किया, ये सब भी तो हम एक तरीके से, ये इसका एनवायरनमेंट है जिसके अंदर जाके हम काम कर रहे हैं, तो फिर ये फ्रेमवर्क क्यों नहीं है, ये लाइब्रेरी क्यों है। अब लाइब्रेरी क्या होती है, 2 मिनट वो और सोचते हैं। लाइब्रेरी होती है जैसे कि मटेरियल यूआई हो गई। मटेरियल यूआई को आपने अपने एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में बस सिंपली आपने जाके उसका सीडीएन रख दिया या फिर आपने उसको इंपोर्ट कर लिया किसी भी तरीके से और वो यूज करने के लिए रेडी है। उसे अपना कोई इन्वायरमेंट नहीं चाहिए, उसे अपना कोई सेटअप नहीं चाहिए, आपने बस उसको आप लेके आ गए और आपने उसको यूज कर लिया। तो क्या वो फीचर हमको रिएक्ट भी देता है? जी हाँ, वो फीचर हमको रिएक्ट भी देता है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे जाके कि रिएक्ट सीडीएन, तो आप देखोगे जो रिएक्ट है उसमें सीडीएन लिंक्स भी हैं जो कि हमारी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में यूज किए जा सकते हैं। तो देखो हमारे मेन पैकेजेस क्या क्या थे, रिएक्ट और रिएक्ट डॉम। तो यहाँ देखोगे ये है रिएक्ट और ये है रिएक्ट डॉम। तो ये दोनों ही हमारे पैकेजेस जो है वो यहाँ पे डेव मोड के लिए ये और प्रॉड मोड के लिए ये सीडीएन से जो यूज किए जा सकते हैं। अब मैंने एक बेसिक इंडेक्स एचटीएमएल की सैंपल एप्लीकेशन क्रिएट करके रखी हुई है, वो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको क्या चाहिए होता है, हमें अपनी एप्लीकेशन के लिए एक रूट चाहिए, है ना। और ये बस बेसिक वही जो हमने एचटीएमएल स्ट्रक्चर पहले इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के लिए बनाया था, ये एग्जैक्टली वही बनाया हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको लाइव सर्वर पे चलाऊं, अगर गो लाइव, ठीक है, ये देखो ये पोर्ट 5501 पे मेरी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल चल गई। अब मैंने यहाँ लिखा रिएक्ट। देखो मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ, या अभी तक हमें कोई रिएक्ट का एक्सेस नहीं है। ये हमारा एक नॉर्मल प्रोजेक्ट है, अभी तो सिर्फ ये खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई भी आपका बड़ा लंबा चौड़ा कुछ भी प्रोजेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब देखो सीडीएन को ले लेते हैं पहले। ये रहा हमारा डेवलपमेंट वाला सीडीएन, यहाँ पे जाके स्क्रिप्ट को ऐड कर देते हैं। ये पता है ना बॉडी के एंड में क्यों ऐड करी, क्योंकि इनिशियल अगर एचटीएमएल पार्ट्स करेगा और स्क्रिप्ट हेड में मिल जाएगी तो वही रुक जाएगा उसको पार्ट्स करने के लिए और फिर डिले होगा पूरा पेज लोड होने में। ये नहीं पता है तो इसके बारे में जाके पढ़ना एक बारी। ठीक है, ये हमने ऐड कर ली। अब देखो फिर से देखते हैं क्या रिएक्ट मिल रहा है। देखो एक्सेस होने लग गया ना, रिएक्ट डॉम, ये भी एक्सेस होने लग गया, मिल गई ना सारी चीजें। यानी कि इसका मतलब इसमें हमारी रिएक्ट तो इंपोर्ट हो चुकी है ना। अब देखो इसमें फिर से वही करते हैं, क्रिएट रूट करते हैं, है ना। स्क्रिप्ट लिखी, स्क्रिप्ट, एक जावास्क्रिप्ट और ऐड करते हैं छोटी सी। अब लिखते हैं कॉन्स्ट रूट इज इक्वल टू रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट
रूट, ये देखो यहाँ पे हमारा रूट एलिमेंट क्रिएट हो गया है ना। अब देखो, अब हम आ जाएंगे, एक हम क्या करते हैं, एक हेडिंग करते हैं इसमें, मेन हेडिंग। एक एलिमेंट हमने बना लिया जो कि हमारी रिएक्ट से हमको मिला है, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। यहाँ देखो, अब देखो ये हमने क्या किया, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट का यूज किया, एक एलिमेंट बना लिया जो कि है हमारा h1 एलिमेंट। यहाँ आप इसके एट्रीब्यूट्स पास कर सकते हो, जैसे आईडी हो गया, क्लास हो गई, कुछ भी पास कर सकते हो, आईडी, हेडिंग है ना, कुछ भी पास कर सकते हो। और ये इसका चाइल्ड हो गया, यानी कि अभी तो चाइल्ड क्या है, सिर्फ जो हम इसके अंदर लिख रहे हैं वो हमारा चाइल्ड है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, कंसोल करें, देखो कंसोल डॉट लॉग मेन हेडिंग, ये देखो ये आ गया। क्या है इसमें, प्रॉप्स है, देखो चिल्ड्रन है, आईडी है जो मैंने आपको बताया था, रेफ क्या है इसका, नल है। ठीक है, इस तरीके के पैरामीटर्स है, इसको जाके और देख लेना, मैं और नहीं बता रही क्योंकि सही में बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। ठीक है ना, ये हो गया। अब हमें बस क्या करना है, अब हमने रूट बना लिया, हमारे पास कंपोनेंट रेडी हो गया, रूट डॉट रेंडर मेन हेडिंग, ये हमने रेंडर किया। अब देख लो हेलो वर्ल्ड आ गया ना, हेलो वर्ल्ड में और 3-4 डी ऐड कर दो, ये भी आ गया। तो ये क्या हुआ, हमारा एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में इंटीग्रेट हो गया। अब देखो हमने रूट बनाया और रूट में सारा कुछ रेंडर कर लिया। अभी मान लो कुछ और होता, पी हेलो फ्रॉम आउटसाइड रिएक्ट, ये देखो ये आ गया। यानी कि ये जो था बेसिकली, इसमें ये सारा का सारा रेंडर हो गया, और इसके अलावा अगर इसमें कुछ भी लिखा होता उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता। यहाँ हमने सिर्फ रूट में रिएक्ट यूज कर ली। एक चीज और छोटी सी बता देती हूँ, बस एक सेकेंड। आपको क्या लग रहा है कि अगर इसके अंदर कुछ होता तो क्या होता, क्या वो ओवरराइट होता या वो अपेंड होता? ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, फिर से लिखते हैं हेलो फ्रॉम इनसाइड रिएक्ट, नहीं आया ना कुछ भी। देखो ये आ गया रूट, रूट के अंदर आ गया h1, यानी कि p गायब हो गया और हेलो फ्रॉम आउटसाइड रिएक्ट आ गया। तो इसका मतलब बेसिकली ये अपेंड नहीं हो रहा है, ये पूरे के पूरे इसको रिप्लेस कर रहा है। ये फ्रेंड्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि भाई ये क्यों लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क क्यों नहीं है। मुझे भी बहुत टाइम तक नहीं समझ में आया, हर जगह बुकिश डेफिनेशन लिखी होती है, बट मैंने आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली समझा दिया है। होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आगे आने वाले वीडियोस में भी हम बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इन डेप्थ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, वर्चुअल डॉम के बारे में बात करेंगे, सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे, रिएक्ट क्यों फास्ट है, उसका वर्चुअल डॉम किस तरीके से काम करता है, उसकी क्या एल्गोरिथम्स होती हैं जो कि उस एप्लीकेशन को फास्ट बनाती हैं। तो सारी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बात करेंगे, तो इसलिए चैनल पे बने रहिए, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करना, एंड बाय बाय।